नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो चारधाम यात्रा शुरू होने के चलते इस बैठक में पर्यटन से जुड़े विषयों और तीर्थाटन से संबंधित मामलों पर चर्चा हो सकती है। उधर राज्य में हैम्प नीति भी लंबे समय से बहुप्रतीक्षित है, लिहाजा इस नीति को भी मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है। राज्य में हैम्प नीति लागू है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में इसके लिए नीति लाई गई थी, लेकिन उस दौरान केवल इसे उद्योग क्षेत्र के लिए ही लाया गया था। दूसरी तरफ जेल नियमावली भी बहुत समय से पेंडिंग है। अब माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में इसको लाया जा सकता है। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है और इनको लेकर एक नई नियमावली भी आ सकती है। योगेश सेमवाल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है इसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कई और विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की बात कही जा रही है। कौन कौन से बिंदु हैं जो चर्चा में सामने आए हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है और 4 बजे ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी। जब बात करें कि महत्वपूर्ण विषय क्या कुछ रहेंगे, तो इसके कयास ही लगाए जा सकते हैं। जब कैबिनेट बैठक पूरी होगी तो इसके बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहे। लेकिन हैम्प नीति को लेकर काफी लंबे समय से ये बातचीत चल रही है कि कैबिनेट बैठकों में जो है ये मुद्दा आएगा। हैम्प नीति जो है उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि जब हम हैम्प नीति की बात करते हैं तो अभी तक जो मेडिकल जो है उसके तहत इसका इस्तेमाल नहीं, इस नीति को नहीं किया जा रहा था। तो हो सकता है कि मेडिकल के लिए भी अब इसका जो है हैम्प नीति को लागू किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय उत्तराखंड की अगर बात करें हम तो, और कैबिनेट में ये जरूर ये मुद्दा उठेगा। इसके साथ ही अगर बात करें थोड़ा सा इसको मैं चाहूंगा योगेश विस्तार से समझाएं। इस तो जो वो योगेश चल रहा है नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर। योगेश, इस समय आवाज आ रही है योगेश आप तक? 44 से 45 नशा मुक्ति केंद्र ऐसे हैं जिनको सरकार द्वारा जो है वो चलाने की परमिशन दी गई है। लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 100 से ज्यादा यानी लगभग 120-130 ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जो प्रदेश में चल रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं और कोई नियम कायदे जो है उनके सामने नहीं है। तो ऐसे में ये मामला भी उसमें उठ सकता है। नई नीति आ सकती है, क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद अगर योगेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? और भी कई सारी चीजें हैं जिनमें चर्चा हो सकती है। योगेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? योगेश सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नशा मुक्ति केंद्र पर भी नियमावली आ सकती है, जेल नियमावली की भी बात कही जा रही है, हैम्प नीति की भी उन्होंने बात की है, मेडिकल को लेकर भी बात की। तमाम ऐसे पहलू हैं जिसमें राज्य में जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए लोगों तक, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और साथ ही अगर कहीं त्रुटियां आ रही हैं या कहीं किसी में कुछ कमियां पाई जा रही हैं तो उनमें बदलाव की भी गुंजाइश बनती है। योगेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपसे बात। योगेश, चूंकि हैम्प नीति की जो आपने बात की है, मैं चाहूंगा थोड़ा दर्शकों को इस हैम्प नीति के बारे में समझाएं ताकि वो भी और बेहतर तरीके से बताना चाहेंगे कि जब हैम्प नीति की बात करते तो इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जो थी उसमें इस नीति को लाया गया था। हैम्प के अगर बात करें तो एक तरह से एक पौधा होता है जिस पौधे से जो है दवाइयों के इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अन्य चीजें भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। उसी को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि उससे कपड़े बनाने की बात कही गई थी। कहा गया था कि आने वाले दिनों में इसको मेडिकल यूज में भी लाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन अब जिस तरह से पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि ये हैम्प जो होता है एक जड़ी बूटी भी उसे कह सकते हैं। पहाड़ में अगर कहें तो पहाड़ में वो हैम्प जो है वो एक तरह से जो है वो इस्तेमाल होता है कई सारी जगहों में जो है ये लगता है। तो इसको लेकर मेडिकल यूज करने की तैयारी जो है वो सरकार अब करने जा रही है। और जेल नीति की यहाँ पर बात की है योगेश। जेल नीति में अगर बदलाव होते हैं नियमावली में तो किस तरह के बदलाव की बात कही जा रही है यहाँ पर? जी, आपको बताना चाहेंगे कि हैम्प की जो सबसे पहले जो हैम्प होता है वो एक तरह से जो भांग होता है, भांग के जो पत्ते होते हैं लगभग उसी तरह से होता है। और क्योंकि मेडिकल यूज उसके बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें मेडिकल में उसका इस्तेमाल हो सकता है। नहीं योगेश, मैं जेल नियमावली की बात कर रहा हूँ।
जी बिल्कुल, नियमावली में ये चेंज हो सकता है कि अब उसका दवाइयों के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, दवाइयों में ही फोकस रखा जाए, क्योंकि अगर दवाइयों में उसका इस्तेमाल होता है, नियमावली अगर चेंज होती है अभी तक जो नहीं हो पा रहा था, तो उससे रोजगार तो उत्पन्न होगा ही, साथ ही अगर बात करें तो उससे आने वाले दिनों में जो दवाइयों का प्रोडक्शन है उसमें इस्तेमाल होने से काफी जो है इसका फायदा भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल नियमावली पेंडिंग है, उसमें भी संशोधन किया जाएगा, कई चीज़ों को बदला जा सकता है, बैठक में इसको लाया जा सकता है। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, इनको लेकर एक नई नियमावली भी आ सकती है। बढ़ते हैं आगे। केदारनाथ धाम में आज भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए वो दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार यहां पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉज में विश्राम करने की अपील जिला प्रशासन की ओर से की गई है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभाल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हो। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी न हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक करें। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश न करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। के मिजाज में चूंकि बदलाव हुआ है, इस वजह से ये बात कही गई है कि लोग जहां हैं वहीं पर रुक जाएं और जो जत्था लौट के आएगा वो लौट आएगा। आलोक सेमवाल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जानना चाहेंगे अपडेट इस खबर पर, क्योंकि मौसम का मिजाज थोड़ा बदला है तो यात्रा में भी संशोधन किया गया है। किस तरह के संशोधन है और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? खासकर केदारनाथ यात्रा पर संशोधन किया गया है, क्योंकि चारों धाम जो है वो लगभग 12-13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जो बर्फबारी का मौसम जो बना हुआ है ऐसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, जिसकी वजह से काफी मशक्कतों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ रहा है। और केदारनाथ जो है उसमें 18 किलोमीटर के आसपास ट्रैक भी है, पैदल जाना पड़ता है केदारनाथ मंदिर तक, जिसकी वजह से यात्री जो है बर्फ के बीच में अक्सर नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिलती है। तो केदारनाथ यात्रा को आज के लिए स्थगित किया गया है। जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता और जब तक धूप नहीं खुल जाता तब तक के लिए केदारनाथ यात्रा जो है वो स्थगित की गई है और यात्रियों को यही अपील की गई है कि आज के दिन वो केदारनाथ का ट्रैक जो है ना करें। जी, लेकिन इस बीच कुछ लोग वहां पर गए हुए हैं यात्रा के लिए और वापस लौटने वाले हैं, ये भी बताया जा रहा है। मौसम का मिजाज अगर बीच में गड़बड़ाता है तो किस तरह के विशेष इंतजाम है और प्रशासन की तैयारियां क्या हैं उस तरफ? जहाँ तक मौसम का पूर्वानुमान था, मौसम विभाग के अनुसार 3 तारीख तक जो है बारिश को बर्फबारी देखने को मिलेगी प्रदेश में। हालांकि 4 तारीख के बाद मौसम जो है साफ हो जाएगा और अब की जा रही है कि 4 तारीख को मौसम जब साफ होगा तो केदारनाथ का रूट जो है वो खोल दिया जाएगा और यात्री जो है फिर से सफर कर पाएंगे। क्योंकि अभी ये बात निकल कर सामने आ रही है कि यात्री जो वापस आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि गौरीकुंड में रुकने की व्यवस्था जो है वो फिलहाल अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारी संख्या में पहले ही यात्री वहां पर मौजूद हैं। आलोक, जिस तरह के दावे कर रहा है ना प्रशासन, जो बात कह रहा है, जो वादे उसने किए हैं प्रशासन ने कि हमने जो यात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए हर संभव कोशिशें की हैं और हमारे जो
इंतजाम है वो चाक चौबंद है। ऐसा कुछ नजर भी आ रहा है वहां पर, या जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं उनको कोई दिक्कतें भी हो रही हैं? देखिए, श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि पीक सीजन है यात्रा का और काफी संख्या में श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन का एक दावा जरूर है कि उनकी तरफ से तैयारियां, लेकिन विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर और पर्यटन व्यवस्थाओं को लेकर लगातार विपक्ष से सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक 18 यात्रियों की मौत भी हो चुकी है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर खासकर सवाल जो है इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। जी रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मौसम का चूंकि मिजाज बदल रहा है, इसलिए यात्रा को रोक दिया गया है आज के लिए, ताकि किसी तरह की असुविधा यात्रियों को ना हो, श्रद्धालुओं को ना हो और कोई अनहोनी ना घटित हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केदारनाथ हेली सेवा के लिए तीसरे चरण की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। इस बार 8 से 10 मई तक के लिए टिकट बुकिंग हो सकेगी। IRCTC की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। अंतिम समय पर निरस्त होने वाली टिकटों के लिए उपलब्ध होने वाली सीटों के लिए भी यात्रियों से वेबसाइट पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस बीच कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर 26 फर्जी कंपनियों की लिस्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने को कहा है। धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 1930 पर जानकारी देने को कहा गया है। तो IRCTC की वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जहां पर हेली सेवा के बारे में जो भी जानकारी आप लेना चाहें ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ऋषिकेश के स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने मामले पर अपनी सफाई भी दी है। दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इस मामले में अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जिस तरह का व्यवहार प्रेमचंद अग्रवाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अकबर गगरी छलकत जाए, ये हाल है यहाँ उत्तराखंड के भाजपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पार्षदों का, विधायकों का। और अब तो वित्त मंत्री या शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक युवक की मात्र गाड़ी छू जाने की वजह से या जाम की स्थिति की वजह से बौखलाकर अपने गनर के साथ मिलकर मारकुटाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अजय और अमर होने का वरदान शायद प्रेमचंद अग्रवाल को प्राप्त है, क्योंकि विधानसभा बैकडोर नियुक्ति में भी हमने कर्मियों को तो बाहर निकलते देखा, लेकिन ऋतु खंडूरी प्रेमचंद अग्रवाल का बाल बांका नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री आज तक प्रेमचंद अग्रवाल के तमाम वाक्यों के बावजूद भी बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले में भी क्या कदम उठाती है। हालांकि इस वायरल वीडियो को लेकर सफाई भी दी गई कि पहले से ही हाथापाई का दौर शुरू हो चुका था, जेब फाड़ दी गई थी, उनके कपड़े फाड़ने की बात आ रही थी। अब जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है उसको लेकर अब सियासत इस मामले पर तेज हो गई, क्योंकि ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, ये मामला, ये वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। हालांकि असली हकीकत क्या अभी तक सामने आ पाई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अभी अगर बात करें तो मुकदमा दर्ज हो गया है, अगर कहें तो क्रॉस FIR दर्ज हो गई। इससे पहले जो सुरेंद्र नेगी थे, जिनके साथ मारपीट हुई थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कल हुआ था। अब जो है मंत्री के गनर और उनके PRO के ऊपर भी मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस चीज बीच में आए थे, उन्होंने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मंत्री जी ने भी बहुत ज्यादा हाथ चलाए हैं, उन्होंने भी मारपीट की है, उनका नाम कहीं भी मुकदमे में नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस अब फिर से मुखर हो गई है, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का एक बयान जारी हुआ, फिर से उन्होंने कहा है कि क्या सर्कस चल रहा है उत्तराखंड में। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि मंत्री जो है वो मारपीट कर रहे हैं। गनर ने तो मारपीट की ही, उसके साथ ही PRO ने तो मारपीट की ही, पर मंत्री ने सबसे पहले मारपीट की और उनका नाम कहीं भी FIR में नहीं है। ऐसा क्यों है जी। और प्रदेश भर में इस समय ये मुद्दा कांग्रेस ने नहीं, ये वाकया सिर्फ जाम की स्थिति से था? किस तरह से जाम लगा, क्या हुआ घटनाक्रम, ये कोई जानकारी सामने आ सकी है? कौन लोग थे जिनके साथ हाथापाई की गई?
बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि मुकदमे के बेस में, क्योंकि मंत्री जी का तो कल बयान आ गया था। मंत्री जी ने जिस तरह से बताया है कि मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, बगल में 2 युवक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उन्होंने मेरे से गाली गलौज की और मैं बाहर आया, जिसके बाद उन्होंने मेरा जेब फाड़ दिया और उसी के बाद ये सब कुछ हुआ। ये मंत्री जी की तरफ से था। अब जो है, जो सुरेंद्र सिंह नेगी है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। उनके तरफ से भी जो एफआईआर में लिखा हुआ है वो ये बताया है कि मैं यहाँ से जा रहा था और मंत्री जी कर मेरी हल्की बोलचाल हुई। मंत्री जी बाहर आए, उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। एकाएक जब गाली देने लगे, उसके बाद मैं कुछ समझता तो उनके पीआरओ भी आ गया, उनका पीआरओ भी मुझे गाली देने लगा और देखते ही देखते मंत्री ने मुझ पे मारपीट कर दी, मुझसे मारना मुझे शुरू कर दिया और उसमें उनके पीआरओ और गनर भी साथ हो गए। इस दौरान मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की और मैं भागने की भी कोशिश की, मगर मुझे घसीट घसीट के पीटा गया। ये दूसरे पक्ष की तरफ से अब बयान आ गया है। बयान नहीं, जो एफआईआर की कॉपी है वो सामने आ गई है, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है। यानी दोनों पक्ष अब सामने आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे को जो है बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि किसी भी तरह से ढीला जो है इस मामले को नहीं जो है वो छोड़ा जाएगा। मुखर हो रखी है। प्रेमचंद अग्रवाल का नाम पिछली कई बार कई चीजों में आ चुका है। प्रदेश का जो विपक्ष है वो तो लगातार घेर ही रहा है। इस समय ये स्थिति है कि ऋषिकेश का आम आदमी भी सवाल खड़े करने लगा है कि मंत्री जी का ये व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी उनके नाम को लेकर कई बार उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है खराब हो चुका है, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री भी इस बात पर सख्त होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। काशीपुर में कल देर शाम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ बाजपुर रोड स्थित कैफे और स्पा सेंटर में छापेमारी की। यह कार्रवाई ट्रैफिकिंग टीम इंचार्ज बसंती आर और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान काशीपुर सीओ वंदना शर्मा ने बताया, काफी समय से कुछ होटल, कैफे और स्पा सेंटर्स पर अवैध तरीके से काम हो रहे थे, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसकी गोपनीय तरीके से जांच भी की गई। देर शाम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और काशीपुर पुलिस ने होटलों और मॉल में स्पा सेंटर, कैफे पर कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग भाग निकले। पुलिस टीम ने उनसे फोन पर संपर्क भी किया और अन्य तरीकों से संपर्क करने की कोशिश भी की। संपर्क न होने पर पुलिस द्वारा एक नोटिस लगाकर चेतावनी दी जाएगी। साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कोतवाली में जाकर अपना वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। स्पा सेंटर और कैफे के शीशों पर किसी भी प्रकार का पोस्टर नहीं लगाया जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत ही कैफे और स्पा सेंटर चलाए जा सकेंगे। जो नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी समय से ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ होटलों में और इसमें अवैध स्पा सेंटरों पे कुछ अवैध कार्य होने की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जिसको हमने गोपनीय तरीके से वेरीफाई भी कराया था। उसके बाद आज हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ इसमें काशीपुर पुलिस ने जॉइंट रूप से छापा मारा है और यहाँ पर 2-3 जगहों पे होटलों पर और यहाँ एक इंडिया मॉल में यहाँ पर टॉप फ्लोर पर जो स्पा सेंटर हैं इनके और कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की। परंतु टीम के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर कुछ संचालक इसे बंद करके भाग गया। तो उसके बाद उनको काफ़ी हमने फ़ोन से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करी और साथ ही साथ हमने उनको अनाउंसमेंट्स भी करवाई और दूसरे तरीके से मैसेजेस भी। रामनगर में मंगलवार दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को परिजनों को जानकारी दी और आगे की जांच शुरू की। पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि ग्राम टांडा के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत की सूचना चौकी पुलिस को दी गई थी। उन्होंने बताया, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की कोशिश की। मृतक की शिनाख्त राकेश निवासी ग्राम खड़गपुर काशीपुर के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भांजे राम सिंह ने बताया कि उसके मामा ग्राम चिल्किया में अपनी रिश्तेदारी में आए थे, वो मानसिक रूप से परेशान थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो मेरे मामा के रिश्ते में लगते हैं और कल सुबह ये चिल्किया रिश्तेदारी में मेरी रिश्तेदारी में आए थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। कल बता के आए वैसे घर से, और ये 1 साल से ज़्यादा बहुत ड्रिंक कर रहे थे और इवन कंडीशन की हो रखी थी कि नशे में कहीं भी पड़े रहना। रास्ते में कई बार हम लोग उठा के लेके आते थे इनको और रास्ते में पड़े रहते थे। लोग बचने के लिए इनको साइड करके चले जाते थे। कई बार तो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, सुबह से शुरू जाते थे, खाना नहीं खाते थे, शराब पीते रहते थे। मतलब ये कंडीशन आज हुई है तो कभी भी हो सकती थी इनके साथ में।
पूरे प्रदेश भर की यात्रा पर निकले मानसखंड झांकी रथ को स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने हरी झंडी दिखाकर पौड़ी से श्रीनगर गढ़वाल के लिए रवाना किया। गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में से पहले स्थान पर रहा मानसखंड झांकी रथ पौड़ी पहुंची, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे बस अड्डे पर ही खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें कि 18 मई तक प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों और मुख्य शहरों में घूमकर प्रदर्शन करने के लिए वो निकले। इस रथ में जागेश्वर मंदिर, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एप्पल आर्ट और वनों को दर्शाया गया है। विधायक राजकुमार पोरी ने झांकी के गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर रहने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इस दौरान पूरे प्रदेश में यात्रा पर निकले मानसखंड झांकी रथ की सुखद यात्रा की कामना की। इसका विषय है कि हम सब लोग जो हमारे उत्तराखंड की झांकी गणतंत्र दिवस में प्रतिभाग किया था, जिसको प्रथम स्थान मिला था, उस झांकी के दर्शन करने के लिए आज जो है प्रत्येक उत्तराखंड वासी जो है अपने अपने स्थानों में उसके दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। ये झांकी जो है प्रत्येक क्षेत्र में जाने वाली है पूरे उत्तराखंड में, और कुमाऊं क्षेत्र से शायद शुरू हुई है, आज पौड़ी में पहुंची है। मैं झांकी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए यहाँ से आगे उनका जो सफ़र है वो मंगलमय हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।